जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली PY कुछ प्रैक्टिस पर। आज हम लोग शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे और उसके आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो शासन प्रणाली, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि शासन प्रणाली क्या होती है, इसकी इतिहास क्या रहा है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, कहाँ से ली गई है, क्या है, सब कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो शासन प्रणाली तो पता ही है, शासन प्रणाली क्या होती है। राज्य करने की कई तरह की प्रणालियां हैं, प्राचीन रूप से लेकर के आज तक लोकतंत्र तक बीच में कई सारी प्रणाली आई, तो उन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजतंत्र। तो आज लोकतंत्र है, प्रजातंत्र की सरकार है, तो जो ये पहले नहीं होता था। तो राजतंत्र जो होता था, तो राजतंत्र में क्या था कि जो शासन की शक्ति है, शासन की शक्ति वो एक ही व्यक्ति में समाहित होती थी, निहित होती थी। वही न्याय करता था, वही नियम बनाता था, वही उनको लागू भी करता था। और इसमें जो उत्तराधिकार था, चुनाव नहीं होता था, आनुवंशिक उत्तराधिकार था। पिता है, फिर उसका बड़ा लड़का पुत्र होगा। फिर आया कुलीन तंत्र, फिर आपका आया कुलीन तंत्र। इसको अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। इसमें शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े लोगों में निहित होती है। ठीक है, एक कमेटी होती है कुछ लोगों की, उसके द्वारा इसमें राज किया जाता है। फिर तीसरा आपका आता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो तानाशाही आज भी कई देशों में विद्यमान है, बहुत हद तक खत्म हो गई है, कई देशों में बहुत सारे यहाँ लोकतंत्र आ गया है, बस तो कहीं ना कहीं है भी। तो इसमें शासन का ऐसा रूप है जिसमें निरंकुश शासन होता है, बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होते हैं और किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते हैं। जैसे लोकतंत्र में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, बट यहाँ पर उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। ठीक है, और फिर आपका आता है चौथा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मीन्स लोकतंत्र। तो आज ये लोकतंत्र है, सबसे अधिक लोकप्रिय शासन है लोकतंत्र। तो प्रजातंत्र जहाँ विद्यमान होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जनता के द्वारा शासन होता है, जनता में ही जो है सत्ता निहित होती है, जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। तो जो प्रजातंत्र है, जो प्रजातंत्र या लोकतांत्रात्मक शासन प्रणाली है, ये संघात्मक शासन, एकात्मक शासन दो तरह की होती है। ठीक है, तो जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है वो संसदीय शासन प्रणाली, और जो एकात्मक शासन प्रणाली होती है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है, जो आपकी संघात्मक शासन प्रणाली है तो ये होती है संसदीय 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 संघात्मक संसदीय संघात्मक शासन प्रणाली, जो ये भारत में है। और एक होती है एकात्मक, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका यूएसए है। यूएसए में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो जो राज्य होता है, देखिए अभी हमारे यहाँ क्या है, एक भारत है, भारत के अंदर राज्य है, भारत राज्यों का संघ है। बट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो राज्य है, भारत है, वो देश ना होकर के राज्य के रूप में कंसिडर किया जाता है। जब आप IR वगैरह पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, तो जो राज्य होता है, राज्य तभी राज्य माना जाएगा जब इसके 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो संप्रभुता होती है, संप्रभुता होती है, और जनसंख्या होती है, और उसका क्या होता है, भूभाग होता है, क्षेत्रफल, और एक होती है सरकार या सत्ता, सरकार या सत्ता। तो कोई राज्य या देश तभी कहलाएगा जब उसके पास ये 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, और वहाँ पर जनता निवास होनी चाहिए, उसके बाद क्षेत्रफल भूभाग होना चाहिए, और सरकार होनी चाहिए। तो 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले हम संप्रभु नहीं थे, तब हमारा देश एक राज्य नहीं था, जनता थी, भूभाग था, सरकार भी थी, हमारा सरकार नहीं थी, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, हम अधीन थे हम लोग। तो क्या हुआ, तब राज्य नहीं था। राज्य कब बना? जब हम संप्रभु हो गए, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं रहा, हम अपने देश के अंदर और देश के बाहर देश हित में जो फैसले होते हैं वो उनका निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ये संप्रभुता कहलाती है। ठीक है, तो आज हम राज्य हैं। ओके, तो ये आपकी जो है ये रही संसदीय प्रणाली। तो भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई, कौन सी अपनाई गई है? संसदीय
प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि इसमें जो सप्रेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है, सप्रेशन ऑफ पावर। अब सप्रेशन ऑफ पावर क्या होता है? शक्ति पृथक्करण का जो नियम होता है, ये 18वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये 3 अंग हैं शासन के। तो जो शक्ति होती है किसी एक में निहित नहीं होनी चाहिए, सबकी शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, सबकी शक्तियाँ क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तो जो शक्तियों का जो विभाजन है, ठीक है, डिविडेशन ऑफ पावर और शक्तियों का पृथक्करण, इन दोनों में अंतर होता है। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होता है? देखो, ये एक होता है, ठीक है, और एक ऐसे होता है। तो ये जो है 36 शक्तियों का जो ये आपका विभाजन है, ये 36 है। ठीक है, और शक्तियों का जो विभाजन आपका ये है, ये आपका होता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर। तो ये कहाँ पर मिलता है? ये आपका वहाँ पर मिलता है शासन के समकक्ष स्तर जहाँ होते हैं। ठीक है, और ये जो स्तर होता है, जैसे इसमें आपकी केंद्र स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, और यहाँ पर स्थानीय। ठीक है, तो ये लंबवत है शक्तियों का विभाजन। और इसमें आपका क्या होता है? जैसे विधायिका हो गई आपकी, ये कार्यपालिका हो गई, और ये आपकी न्यायपालिका हो गई। ठीक है, तो ये शक्तियों का पृथक्करण है। ठीक है, तो जो हम लोग आते हैं, हम लोग जो भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, तो इसमें है सब समकक्ष हैं, किसी के पास ना कम है और ना ज़्यादा है। चेक एंड बैलेंस के जो प्रिंसिपल है आपका, चेक एंड बैलेंस मेथड पे ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है, चेक एंड बैलेंस मेथड कार्य क्या होता है कि ये विधायिका कोई कानून बनाती है, और अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायपालिका उसको अमान्य घोषित कर देती है। ठीक है, और कार्यपालिका कानून आती है, और ये सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के जो शक्तियाँ होती हैं उसको सीमित कर देती है। तो आपस में चेक एंड बैलेंस मेथड से ये सब काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, जो ब्रिटेन से लिया गया है, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो इसमें जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो मात्र संवैधानिक होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, मात्र क्या होता है, जो प्रमुख होता है वो मात्र संवैधानिक होता है। और प्रधानमंत्री क्या होता है, वो वास्तविक नेता होता है, वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो इसके सभी सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और संवैधानिक स्थिति जो भारत के राष्ट्रपति की है वो ब्रिटिश जो सम्राट है उसके अंतर्गत है। और अंतर क्या है, ब्रिटिश का जो सम्राट है वो वंशानुगत होता है, बट हमारे यहाँ जो क्या किया गया है, हमारा जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वो गणराज्य है, मतलब वो चुनाव होगा उसका। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो संसदीय लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य भी है। ठीक है, तो अब अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, वहाँ पर सप्रेशन ऑफ पावर बहुत कठोरता से लागू होता है। शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है, बहुत ही कठोरता से लागू होता है। बट हमारे संसदीय अध्यक्षीय प्रणाली में, बस संसदीय प्रणाली में जो सप्रेशन ऑफ पावर होता है बहुत कठोरता से लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वो जो होता है, तो न्यायपालिका होती है अलग। ठीक है, ये मान लो न्यायपालिका है, और ये हमारी कार्यपालिका है, और ये हमारी विधायिका है। ठीक है, तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के ही होते हैं, यानी दोहरी सदस्यता उनकी होती है। ठीक है, तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक उनको विधायिका का या लोकसभा का अगर विश्वास में जब तक रहता है तब तक कार्यपालिका काम करती है। तो इसके कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, तो सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है आपकी, और भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, भारत की कार्यपालिका में होते हैं। और विधायिका, ये सब 3 आधार स्तंभ होते हैं। और चौथा स्तंभ जो होता है मीडिया को कहा गया है। तो विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, विधि निर्माण करना होता है। कार्यपालिका इन विधियों का जो है शासन के अनुरूप संचालन करती है, और अगर इन किसी विधियों के अनुरूप जो बन जाती हैं उनके अनुरूप जो है न्यायपालिका अपना जो है न्याय देती है। ठीक है, तो ये तीनों का अपना जो है काम होते हैं। ठीक है, तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है तो उसमें क्या होता है, दोहरी कार्यकारिणी, मतलब दोहरी सदस्यता होती है। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य ही होते हैं। ठीक है, और बहुमत वाले दल का इसमें क्या होता है, शासन होता है। सामूहिक उत्तरदायिता तो होती है। ठीक है,
और संसदीय व्यवस्था में जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री वो नेतृत्व करता है, ठीक है। और निम्न सदन का विघटन होता है और उच्च सदन का विघटन नहीं होता है, ठीक है। बट जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें एकल कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों तरीके से उसी में शक्तियाँ निहित होती हैं, ठीक है। और जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता है वो राष्ट्रपति जो होते हैं कांग्रेस मतलब जो वहाँ का दल होता है, जो अपर हाउस होता है, जो उसकी लोअर हाउस होता है, तो उसके प्रति वो जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोअर हाउस होता है उसका विघटन नहीं होता, हमारे यहाँ लोअर हाउस का विघटन हो जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है वो बहुत ही कठोरता से लागू किया गया है। तो ये रहे कुछ बेसिक फैक्ट, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो संसद जो है हमारे विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है? संसद है, ठीक है। सर्वोच्च कौन है? संसद है, विधि बनाती है, लिखित संविधान है। लेकिन सर्वोच्च की बात की जाए तो सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? जनता में निहित है, ठीक है। और सर्वोच्च शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? इन 3 जो आपके स्तंभ हैं इन सबको मिलता है संविधान से, ठीक है। ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जो आपके ब्रिटिश को कहा जाता है कि ये जो संसद है संसदों की जननी कहा जाता है, ठीक है, वहीं इसका जन्म हुआ है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, वहाँ प्रथा, परंपरा, रिवाज के माध्यम से पहले जनता में वहाँ कोई मान लो कानून बनाना है तो पहले जनता में उसको प्रभाव में लाया जाता है। जब सारी जनता जान जाती है कि ये रूल है, उसकी आदत बन जाती है, देन वहाँ पर उसको रूल बना दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, पहले रूल बनेगा फिर आएगा जनता में, तो ये थोड़ा बेसिक अंतर होता है, ठीक है। हमारे यहाँ सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च संविधान है। और हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता इतनी नहीं है जितनी ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो अगर आप जो अपील भी कर सकते हैं। संसद की एक जो है टीम होती है, जो वहाँ के कानून मंत्री होते हैं उनके अधीन एक टीम होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप कहीं जो है अपील करें, ठीक है। तो ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? अभी हमने बात की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए आपका, कौन सा होना चाहिए? संप्रभुता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सही है? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? ऐसा नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो कौन सी? संसदात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक तो आपका यूएसए में है, ठीक है। फिर क्या होता है 4 नंबर, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें जो विधायिका होती है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। जो विधायिका होती है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ठीक है। तो ये होती है संसदीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ठीक है, तो ये कहाँ आरंभ की गई? यूके, ब्रिटेन में बताया हमने कि यहीं पर क्या है, इसे जननी कहा जाता है, संसदों की जननी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है, ठीक है। किस बात से भिन्न है? वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं है, बाकी सभी तो है, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ पर है आपका? इंडिया में है और यूएसए में है। हम यूएसए से ही ग्रहण किए हैं। हमारा संविधान लगभग 60 देशों के, हम जब संविधान बना रहे थे तो हमारा जो संविधान बना लगभग 60 देशों के अध्ययन के पश्चात उसकी समरी है। इतना अच्छा संविधान बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? अध्यक्षात्मक शासन सरकार हमारा नहीं है, ये यूएसए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, भारतीय राजनीति के पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार भी है, संघीय नीति भी है, बट क्या नहीं है? राष्ट्र पद्धति की सरकार नहीं है। राष्ट्र पद्धति की सरकार मतलब अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय शासन कहाँ पर होता है?
यूएसए में होता है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद क्या होती है, या कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है, क्या लाभ है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ठीक है, ये लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल गलत है। राज्य का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है, जो नाम मात्र का होता है, और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है पीएम, जो वास्तविक प्रधान होता है। तो इसमें 1 और 2 सही है, राइट। ठीक है, और आपका आर्टिकल है 75 का पैरा 5। ठीक है, ये कहता है कि मंत्री बिना संसद के सदस्य हुए 6 महीने तक वो मंत्री बने रह सकते हैं। ठीक है, मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल का सदस्य कोई बन सकता है 6 महीने तक, उसके बाद वो किसी न किसी सदस्य का हिस्सा होना पड़ता है। अगर नहीं हो पाता है तो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना होता है या उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन कौन सा है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाब होती है, गलत। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, गलत। जो विधायिका होती है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ये भी गलत। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, ये भी गलत। यानी इसमें आंसर कौन सा होगा, ई सही होगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही क्या है, शासन प्रणाली की 2 पद्धतियाँ होती हैं, एक होती है संसदीय, दूसरा होता है अध्यक्षीय। तो हम ब्रिटिश का अनुसरण करते हैं जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और इस व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा कर देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उसे चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोक व्यवस्था की क्रियाविधि है। इसका आंसर सी सही है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद्धति मतलब अध्यक्षीय प्रणाली में शक्तियाँ किसके में जो होती हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके मूलभूत लक्षण, यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 16 है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार होती है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, जो बिल्कुल गलत है, एकीकृत नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम जो होते हैं वो एकीकृत शक्ति नहीं है। ठीक है, बल्कि सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। ठीक, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसमें सही क्या होगा, 4 सही नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये भी सही है। तो हमारा डी सही है, सभी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ठीक है, कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है या प्रजातंत्र की नहीं है, तो सत्तावादिता की सरकार, विधि का शासन है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार भी है, एक संविधान संगत सरकार भी है। यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो जनता होती है अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान के संगत जो हमारा हाउस बने हुए हैं वहाँ पर भेजती है। ठीक है, वो अपना विधि निर्माण करते हैं
जो देश हित में होती, जनता के अनुरूप होती, जनता की इच्छाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, उन्हीं के अनुरूप कानून बनाते हैं, जनता के हित में जो भी होने वाला अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये कहाँ से होते हैं? ये भारतीय संविधान से होते हैं। जो भारतीय संविधान में बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि हम संघीय शासन प्रणाली अपनाए हुए हैं। क्या हुआ है? संघीय शासन प्रणाली। संघ मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत में क्या है? भारत में जो राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, वो उनको भारत के संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। आकस्मिक अवस्था में जो है भारत एकात्मक रूप धारण कर लेता है, एकात्मक रूप धारण कर लेता है। नॉर्मल में वो क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जो राज्यों का जो संघ है वो उनको अलग होने की शक्ति प्राप्त है। वो समझौते का प्रारूप है, समझौते का रूप है। राज्यों के समझौते के फलस्वरूप अमेरिका का निर्माण हुआ है। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम शक्ति कहाँ से लेते हैं? संविधान से शक्ति सभी लेते हैं। चेक एंड बैलेंस मेथड क्या होता है? ये कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है। ठीक, तो यहाँ देखो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिजिड व्यवस्था नहीं है। कार्यपालिका को भी न्यायिक शक्तियाँ मिली हुई हैं और आपके न्यायपालिका को भी कुछ प्रशासकीय शक्तियाँ मिली हुई हैं जिसका वो समय समय पर प्रयोग करता है। ठीक है, तो अब क्या मिली हुई हैं? विधायिका का काम है विधि का कानून बनाना। ठीक, लेकिन जो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका जो आदेश देती है, जो वाद होते हैं उसमें जो निर्णय देती है, वो भी एक कानून की तरह कार्य करते हैं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। ठीक है, वो कानून की तरह काम करते हैं। तो सेम विधायिका के समकक्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही है। तो क्या सही करना है इसमें? बी सही है, दोनों सही हैं, बस वो अपना क्या करता है? एक्सप्रेशन नहीं करता ये काम। ठीक, तो आपका बी आंसर सही है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया। उद्देश्य का कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम लोग यहाँ से विधायिका स्टार्ट होती है। सुशासन की व्यवस्था क्या नहीं है? जवाबदेही, कानून का नियम, पारदर्शिता, एवरीथिंग, पर लाल फीताशाही नहीं है। ठीक है, चलिए कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? वेलफेयर का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही वेलफेयर स्टेट राज्य का उद्देश्य होता है। चलिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ठीक है, तो ये कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है, उसकी व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का दर्शन नहीं है? तो क्या नहीं हो सकता है? समाजवादी राज्य है, कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक समानता भी होनी चाहिए, साम्यवादी राज्य नहीं है हमारा देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 25 नंबर। तो क्या है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये आपका डी सही है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है आपका वो जनता है। क्या है? जनता। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन सा है? ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन सा है? तो संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना, तो यहाँ है ही नहीं हमारे पास। एकल कार्यपालिका, ठीक है, एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है। क्वेश्चन 28, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? ठीक है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही। पर ऊपर वर्णित जो सभी तत्व हैं वो सभी सही हैं। ठीक है, ओके। प्रेसिडेंशियल जो शासन है आपका, इसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर होता है? यूएसए में हुआ है।
भारत में प्रजातंत्र किस पर आधारित है? ठीक है, तो जनता को सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार प्राप्त है, यही हमारी सबसे बहुत खूबसूरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि जो भारत का शासन है वंशानुगत नहीं होगा, जो भारत का राज प्रमुख है उसका क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, उसमें अंतर्निहित है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, उसमें अंतर्निहित क्या है? ठीक है, तो जो राज्य का अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघी है। ओके, तो इसमें परसंघी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण ये निर्धारित करता है कि जो भारत का संविधान है परसंघी है। क्लियर है? सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं आपकी। ठीक है, कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? ठीक है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। इसमें हम बहुत आसानी से भी संशोधन कर सकते हैं और संशोधन करना बहुत ही डिफिकल्ट भी है। ठीक है, ये कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। जो भारत का संविधान है वो कठोर एंड नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः इसे अंशतः कठोर अंशतः लचीला कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल 368 में संशोधन की बात कही गई है तो हम 2/3 बहुमत से भी संशोधन करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर 368 जो होते हैं 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है, जो संघ के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, से भी GST आपका लागू हुआ तो इसमें 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत होना आवश्यक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर कौन सा है? ठीक है, 36, तो सामूहिक उत्तरदायित्व है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी है, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका भी है। तो ये न्यायिक समीक्षा जो है ये अंतर है, ये USA से हम लिए हैं और ये सक्रिय रूप से USA में ज़्यादा लागू है, बट ब्रिटेन में नहीं है। और वास्तविक और नाम मात्र की जो शक्ति है वो सही है, लेकिन जो ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है, हमारे वहाँ क्या होता है, निर्वाचित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा कि भारत का जो संविधान है वो संघीय प्रणाली का प्रावधान तो करता है लेकिन बहुत शक्तिशाली केंद्र रचना नहीं करता है। ठीक है, कि वो शक्ति राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में एकात्मक रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत में जो संघवादिता है व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, भारत संघीय राज्य, तो आर गलत है। तो आर गलत है मीन्स सी वाला आपका सही है, ए सही आर गलत है। क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है, निम्न में से भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो एकहरी नागरिकता, हमारे यहाँ भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, एकहरी नागरिकता। ठीक है, केंद्र और राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा किया गया है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो दोनों हैं संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, लिखित संविधान है हमारा, ठीक है,
कठोर संविधान है हमारा, लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, और द्विसदनात्मक विधानमंडल भी हैं जो हमारे हैं। ठीक है, तो एकात्मक लक्षण कौन से होते हैं? आपातकाल की घोषणा, यही हमारे आकस्मिक या एकात्मक लक्षण जो हैं भारत के, भारतीय संघ के, वो है हमारे कि राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है, आपातकाल की घोषणा, ठीक है, समझौता को लागू, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उनको लागू करने के लिए संसद की जो शक्ति होती है, ओके, और राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, तो ये सब क्या है? एकात्मक लक्षण है। भारतीय जो संविधान है, भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों की विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, ठीक है, संवैधानिक संकट, और एक सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होंगे? हमारा एकात्मक तत्व कौन से होते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति, सही है, ठीक है, और राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, और संवैधानिक संकट, यानी फोर्थ, 6 और 7, 4, 6 और 7। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। डी ऑप्शन, 4, 6, 7 आपका डी ऑप्शन है, तो ये वाला आपका सही है। ठीक, और जो पहले तत्व हैं, ये तीन तत्व हैं, ये फेडरल तत्व हैं। ठीक है, प्रसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, एकात्मक तत्व कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 41, एकात्मक तत्व कौन से हैं? तो राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, और कौन सा है? राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये भी सही है, और न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है ये न्यायपालिका द्वारा होता है, तो अखिल भारतीय सेवाएं ये एकात्मक जो है धारण करती हैं। तो कौन सा है? 2nd, 3rd और 5th। तो 2nd, 3rd, 5th कौन सा ऑप्शन है आपका? बी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पे कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा ये भारत संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। ठीक है, सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ठीक, एकात्मक झुकाव का सशक्त मिश्रण है, तो ये भी सही है। दोनों संघ और राज्य विधायक प्रभुता संपन्न है, ये गलत है। ठीक है, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित करती हैं, तो आपका क्या सही होगा? 1 और 2। भारत का जो राष्ट्रपति है परोक्षता निर्वाचित होता है, सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है, सही है, और एक्सप्लेनेशन भी करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। ठीक, और लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दल को कोसते हैं, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। इसमें भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? आपका महात्मा गांधी भी थे इसमें, और राम मनोहर लोहिया भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 47 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता में परिवर्तन के मूर्त तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों से आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली तत्व समाहित है, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका।
48 महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़े दावेदार होते हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्म सम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ठीक है, तो 48 का आपका सही है, ये RS में पूछा गया था। भारतीय संविधान का जो बृहद होने का कारण क्या है? 49 नंबर, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट किया गया है, सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी सही है। यह संघ और राज्यों सरकारों का संविधान है, भी सही है। इसमें सभी कारण हैं विस्तृत होने का, कोई पर्टिकुलर एक नहीं है। 15 में क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा कथन सत्य है? 50 नंबर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार संघ की प्रणाली है, यही सही है आपका। ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्थसंघात्मक कहा गया। ठीक है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। सही दोनों हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी वाला सही है इसमें। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ये सही है आपका। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय की भावना में एकात्मक। देखिए, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसकी जो मूल प्रकृति है, ठीक है, वो बेसिकली संघात्मक है। क्या है? संघात्मक। ठीक, तो संघात्मक भी है, लेकिन जो भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है न तो पूर्णतः एकात्मक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अर्धसंघात्मक। ठीक, और संसदीय व्यवस्था तो है, तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, तो इसका ई ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं इसमें। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ठीक, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये जी ऑस्टिन थे, इन्होंने कहा था। ठीक है, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो केसी वियर ने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, मतलब न तो पूर्णतः संघात्मक है और न तो पूर्णतः एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये कहा था आपका केसी वियर। 56 नंबर क्वेश्चन है, केसी वियर ने कहा था। क्वेश्चन 57 है आपका, ये निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया? तो ये BR अम्बेडकर जी हैं। ठीक, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये आपका है 63rd नंबर क्वेश्चन है, 63rd नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है, ये आपका सही नहीं है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो ये सीमित सरकार होती है। ठीक, संवैधानिक सरकार मतलब सीमित सरकार। इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार के 3 अंग है आपका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, जिनका जो स्रोत होता है, शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान है, तो संविधान में निहित उपबंधों के आधार पर ये अपना कार्य करते हैं। ठीक है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? ठीक है, कौन सी विशेषताएं समान है, तो देख लेते हैं। तो समान पूछा है, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं
तो ऐसा भारत में तो होता है, बट अमेरिका में राज्यों के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, ऐसा अमेरिका में तो होता है, लेकिन यहाँ भारत के पास नहीं होती हैं, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ठीक, तो ये सही है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति होती है अमेरिका में भी और इंडिया में भी, तो केवल थर्ड सही है आपके पास। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो अमेरिका में उच्च सदन में जो सभी सदस्य होते हैं, पक्षतः जो अमेरिका होता है, अमेरिका में कोई सदस्य मनोनीत नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर सब निर्वाचित होते हैं, ठीक है। जबकि भारत में क्या होते हैं कि 12 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और जो अमेरिका में पॉकेट वीटो की शक्ति होती है वो भारत की अपेक्षा वहाँ के राष्ट्रपति को कुछ कम मिलती है, क्योंकि वहाँ समय फिक्स है कि 10 दिन में विधेयक को वापस नहीं करना होता है, ठीक है, जबकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 71 नंबर। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है, ठीक है। सो अंतर्राज्यीय परिषद एवं विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सीमाएं। तो विविधताओं में एकता तो ये सभी हैं इनको प्रोन्नत करने के लिए माना गया है, ठीक है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।